सिंहासन, विरासत और एक दहाड़ जो जंगल की तकदीर बदल दे। ये कहानी है मुफासा दी लायन किंग की। मुफासा वो शेर जो सिर्फ राजा नहीं बल्कि जंगल का दिल और उसकी जान था। लेकिन हर चमकते सूरज के पीछे एक साया होता है और इसी साये ने मुफासा की किस्मत बदल डाली। आज हम जानेंगे उसकी कहानी, शान, संघर्ष और एक विरासत की जो कभी मिट नहीं सकती। अगर आप भी ऐसी थ्रिलिंग फिल्मों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी ताज़ा अपडेट्स आपको मिलती रहें। हमने पुष्पा 2 मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्राइड लैंड्स नाम के घने और विशाल जंगल से, जो अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए मशहूर है। यह जंगल इतना सुंदर है कि इसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। इस जंगल का असली राजा है सिम्बा, वही सिम्बा जो महान मुफासा का वारिस है। समय बीतता है और अब सिम्बा और नाला के जीवन में एक नई खुशी आ चुकी है, उनकी बेटी कियारा। एक दिन सिम्बा कियारा के साथ जंगल में टहल रहा होता है जब अचानक उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है। यह कोई आम गंध नहीं थी, बल्कि ऐसी जिसकी पहचान सिम्बा तुरंत कर लेता है। नाला किसी मुसीबत में है। नाला की चिंता में सिम्बा झटपट कियारा को अपनी गुफा में ले जाता है और उसे वहाँ बैठा कर कहता है, मैं तुम्हारी माँ को लेने जा रहा हूँ और शाम तक लौट आऊंगा। यह सुनकर कियारा सहम जाती है, लेकिन सिम्बा उसे दिलासा देता है, घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए टिमोन और पुम्बा है। धीरे धीरे समय बीतता है और रात घिर आती है। अचानक आसमान गरजने लगता है और तेज बारिश होने लगती है। कियारा के लिए यह उसकी जिंदगी की पहली बारिश थी। कियारा बारिश की बूंदों को देखकर घबरा जाती है, लेकिन तभी गुफा में रफीकी आता है। रफीकी को देखते ही कियारा खिल उठती है। वह उसे बेहद प्रिय था और रफीकी भी कियारा को अपनी पोती की तरह मानता था। कियारा मासूमियत से रफीकी से कहती है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। यह सुनकर रफीकी मुस्कुराता है और प्यार से समझाता है, तुम्हारे भीतर उन महान शेरों का लहू बहता है जो कभी खुद भी पानी से डरते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर पर विजय पाई और इसलिए वे इतने महान योद्धा कहलाए। यह सुनकर कियारा सोच में पड़ जाती है और फिर धीमे स्वर में कहती है, लेकिन मेरे पिता सिम्बा और दादा मुफासा तो बहुत बहादुर थे। रफीकी उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, सही कहा, पर वे भी कभी डरते थे। बहादुरी का मतलब डर से बचना नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर हराना है। कियारा निराश होकर कहती है कि वह कभी अपने पिता और दादा जितनी बहादुर नहीं हो सकती, लेकिन रफीकी यह सुनते ही मुस्कुराता है और कहता है, अब मैं तुम्हें एक ऐसे शेर की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कभी तुम्हारी ही उम्र का था। कियारा उत्सुकता से उसकी ओर देखती है और तभी कहानी शुरू होती है। रफीकी जिस शेर की बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि मुफासा था। वह बताने लगता है कि कई साल पहले एफिया और मसेगो नाम के शेर शेरनी ने एक शेर बच्चा को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मुफासा। लेकिन मुफासा का जन्म किसी समृद्ध जंगल में नहीं बल्कि एक सूखे और बंजर इलाके में हुआ था। उसके माता पिता अक्सर उसे एक हरे भरे जंगल की कहानी सुनाते थे, एक ऐसा जंगल जहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती, जहाँ हर ओर हरियाली फैली होती। उस जंगल का नाम था मलेले, जो सूरज की दिशा में कहीं बहुत दूर था। एफिया और मसेगो ने हमेशा मुफासा को सिखाया कि एक न एक दिन उसे उस जंगल तक पहुँचना है। एक दिन जब मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा था, तभी अचानक उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरती है। वह चौंक कर आसमान की ओर देखता है और पाता है कि घने बादल छा चुके हैं, यानी बारिश आने वाली थी। यह खबर पूरे जंगल में फैल जाती है और सभी जानवर झूम उठते हैं। मुफासा भी खुशी से पास की एक नहर में खेलने चला जाता है। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है और पूरा जंगल खुशी से नाचने लगता है। मुफासा के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर अचानक बारिश तेज से तेज तर होती चली जाती है। कुछ ही पलों में बारिश इतनी भयंकर हो जाती है कि नहर में बाढ़ आ जाती है। मुफासा अचानक तेज पानी के बहाव में फंस जाता है। जब मसेगो यह देखता है तो वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज होता है कि वह मुफासा तक नहीं पहुंच पाता। कुछ ही समय में मुफासा पानी में बहते हुए अपने राज्य से दूर एक अजनबी भूमि पर पहुंच जाता है, एक ऐसे जंगल में जहां उसका कोई परिचित नहीं था। यानी कि मुफासा अब एक ऐसे जंगल में पहुंच चुका था जहां किसी और शेर का राज था। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो पाता है कि वह नहर में एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ है। जैसे ही वह अपने आसपास देखता है, उसकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर बैठे एक शेर के बच्चे पर पड़ती है जो बिल्कुल उसी की उम्र का होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और बातचीत शुरू होती है। वह दूसरा शेर का बच्चा अपना नाम टाका बताता है। टाका मुफासा को बताता है, तुम जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ क्योंकि इसमें मगरमच्छ रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यह सुनकर मुफासा घबरा जाता है और तेजी से अपने पैर चलाकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 2 छोटे मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उनकी भयानक आंखें चमक रही होती हैं और वे उसे शिकार बनाने के लिए पानी में तेजी से तैरते हैं। मगर मुफासा हिम्मत नहीं हारता। वह पूरी ताकत से किनारे की ओर बढ़ता है और जैसे ही कोने तक पहुंचता है, टाका उसकी मदद करता है और उसे बाहर खींच लेता है। लेकिन तभी वहाँ टाका की माँ एशा आ जाती है। वह टाका को डांटते हुए कहती है,
तुम इस जंगल के राजा के बेटे हो, तुम्हें ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। मगर टाका उत्साह से जवाब देता है, माँ, मैंने आज एक शेर के बच्चे की जान बचाई है। यह सुनकर एशा मुफासा की ओर देखती है, लेकिन फिर टाका को झिड़कते हुए कहती है, तुम एक शाही खून हो, तुम्हें किसी आवारा शेर के साथ घूमना नहीं चाहिए। इस पर मुफासा धीरे से बोलता है, मैं कोई आवारा शेर नहीं हूँ, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। यह सुनते ही एशा को मुफासा पर दया आ जाती है। वह उसे अपने पति उबासी के पास ले जाती है, जो इस पूरे राज्य का राजा था। उबासी जैसे ही मुफासा को देखता है, तुरंत एशा से कहता है, हमें किसी अनजान शेर के बच्चे को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। लेकिन एशा जवाब देती है, यह बच्चा सच में अपने परिवार से बिछड़ गया है। एशा चाहती थी कि मुफासा उनके साथ ही रहे, लेकिन उबासी इतना जल्दी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक शर्त रखी, अगर मुफासा को यहाँ रहना है तो उसे टाका के साथ एक दौड़ लगानी होगी। अगर वह जीत जाता है तभी उसे इस राज्य में रहने की अनुमति मिलेगी। दौड़ शुरू होती है, लेकिन मुफासा थका हुआ था। उसके साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी थी। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली बात होती है, टाका जानबूझकर पीछे रह जाता है और मुफासा को जीतने देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह मुफासा को अब अपना दोस्त मानने लगा था और चाहता था कि वह उसके परिवार का हिस्सा बने। मुफासा की जीत के बाद उबासी थोड़ा निराश दिखता है। उसका बेटा टाका हार चुका था, लेकिन वह अपने वचन के अनुसार मुफासा को परिवार में शामिल करने की अनुमति दे देता है। हालांकि उबासी एक और शर्त रखता है, मुफासा सिर्फ शेरनियों के साथ रहेगा, मेल लायंस के साथ नहीं। इसके बाद मुफासा और टाका बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे हमेशा साथ खेलते, शिकार करने के तरीके सीखते। एशा भी मुफासा को अपना बेटा मानने लगती और उसे लड़ाई के हर कौशल में निपुण बनाती। लेकिन टाका की स्थिति अलग थी। वह ज्यादातर अपने पिता उबासी के साथ रहता, जो एक आलसी और सुस्त राजा था। इसलिए टाका को ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता। समय बीतता गया और दोनों जवान हो गए। अब तक यह साफ हो चुका था कि मुफासा बाकी शेरों से कुछ अलग और खास था। उसकी सूंघने की क्षमता अद्भुत थी और उसके अन्य सेंसेस भी बाकी शेरों से कहीं अधिक तेज थे। वह पहले ही भाप लेता था कि किस दिशा में शिकार मौजूद है और कितनी दूरी पर है। फिर एक दिन मुफासा अपनी माँ एशा के साथ शिकार पर जाता है, लेकिन जैसे ही वे शिकार करने लगते हैं, वहाँ कुछ और शेर भी आ जाते हैं। यह सब कुछ और भी रोमांचक हो जाता है जब मुफासा और एशा शिकार के दौरान अचानक व्हाइट लायंस का सामना करते हैं। ये लायंस न केवल दूसरे जंगल से आते हैं, बल्कि उनका रंग सफेद होता है और उनका आकार भी बहुत बड़ा होता है। इनके खूंखार होने के कारण एशा तुरंत मुफासा से छिपने को कहती है और दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। लेकिन ये व्हाइट लायंस उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। मुफासा को डरने की बजाय पूरी बहादुरी से मुकाबला करता है। वह अकेला ही इन भयानक लायंस का सामना करता है। इस बीच टाका भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे देखकर यह पता चलता है कि वह डर के मारे छुपने चला जाता है और मुफासा को अकेले ही लड़ते देखता है। वह मुफासा का साथ देने के लिए काफी हिम्मत नहीं जुटा पाता और झाड़ियों में छुप जाता है। लेकिन मुफासा की बहादुरी के आगे ये सफेद लायंस नहीं टिक पाते। वह अकेले ही उनमें से एक को मार गिराता है और जैसे ही एक व्हाइट लायन की मौत होती है, बाकी सारे लायंस डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस पूरी लड़ाई में एशा थोड़ी घायल हो जाती है, लेकिन मुफासा जल्दी से उसे घर जाने के लिए कहता है। इसी दौरान झाड़ियों से टाका बाहर आता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वह लड़ाई के दौरान छुपकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर आकर मुफासा का साथ दे सके। इस पर एशा उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका आगे मिलेगा। फिर तीनों अपने घर की ओर लौटते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो उबासी को देखकर लगता है कि कुछ सही नहीं है। वह एशा और मुफासा से पूछता है, क्या हुआ था। एशा सारी घटना उबासी को बताती है और सुनते ही उबासी का दिल मुफासा के लिए सम्मान से भर जाता है। वह धन्यवाद कहता है और कहता है, अगर तुम आज नहीं होते तो शायद एशा आज जिंदा नहीं रहती। इस प्रकार मुफासा ने न केवल अपने साहस से परिवार का दिल जीत लिया, बल्कि पूरे राज्य में अपनी सच्ची बहादुरी का परिचय भी दिया। मुफासा की चिंता सही साबित होती है जब वह उबासी से कहता है कि वह महसूस करता है कि व्हाइट लायंस अपना बदला लेने वापस आएंगे। मुफासा की बात सुनकर उबासी उसे मजबूत करने की कोशिश करता है। वह अपने एक आदमी को भेजता है जो व्हाइट लायंस की टेरिटरी में जाकर वहाँ की गतिविधियों पर नजर रखे। वह आदमी जब व्हाइट लायंस के पास पहुँचता है तो वह सुनता है कि जो व्हाइट लायन मुफासा के हाथों मारा गया था वह किरोस का बेटा था। किरोस, जो व्हाइट लायंस का राजा है, सबसे पावरफुल और खूंखार शेर माना जाता है। जब वह अपने बेटे की मौत की खबर सुनता है तो वह गुस्से में आकर दहाड़ मारता है और यह तय करता है कि वह मुफासा और टाका दोनों को जान से मार देगा, क्योंकि टाका दूसरे जंगल के राजा का बेटा है और वह उसे खत्म करके अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। यह खबर जब उबासी के आदमी से मिलती है तो उबासी और उसका परिवार काफी घबराता है। उबासी और एशा दोनों जानते हैं कि अब कल सुबह होते ही किरोस और उसकी पूरी आर्मी आ जाएगी और मुफासा और टाका दोनों को मार डालेगी। उबासी और एशा ने यह निर्णय लिया कि दोनों को यहाँ से तुरंत भागना होगा और मिलेले नामक उस जंगल में जाना होगा जिसे जानवरों का स्वर्ग कहा जाता है। यह जगह बहुत दूर है और पहाड़ों के उस पार स्थित है, जहाँ तक किरोस और उसकी सेना नहीं पहुँच सकती। मुफासा और टाका पहले तो जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर अपने माता पिता की जिद के आगे वे दोनों मान जाते हैं। अगले दिन की सुबह जब किरोस और उसकी आर्मी उबासी के राज्य में प्रवेश करती है
तो वे मुफासा और टाका की मांग करते हैं। इस पर उबासी किरोस से कहता है, हम लड़ाई नहीं चाहते, तुम और तुम्हारे लोग यहाँ से चले जाओ। वह किरोस को शेरों के कुछ नियम और आदर्श याद दिलाता है ताकि वह अपने क्रोध को काबू में रखे और किसी हिंसा से बचे। नियमों के अनुसार कोई भी शेर दूसरे शेर की टेरिटरी में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन किरोस को किसी भी शेर के नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ और सिर्फ मुफासा और टाका को मारने के लिए आया था। उबासी और एशा ने किरोस से कुछ नहीं कहा क्योंकि वे मुफासा और टाका की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसके चलते किरोस और उसकी पूरी सेना ने उन सभी को जान से मार दिया। इसी बीच मुफासा और टाका मलेले की ओर अपने सफर को जारी रखते हुए काफी दूर निकल चुके थे। रास्ते में वे अपने परिवार की चिंता कर रहे थे जब अचानक वे चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हैं। मुफासा तुरंत समझ जाता है कि शायद किरोस और उसके लोग उनका पीछा कर रहे हैं। यह सोचकर वे दोनों तेजी से भागने लगते हैं और गहरे जंगल में घुस जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक झरना आता है। वे दोनों शुरुआत में डरते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, वे झरने से नीचे कूद जाते हैं। कुछ समय बाद किरोस अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है और झरने में देखता है। वह अपने आदमियों से कहता है, इन दोनों को ढूंढो और आज ही खत्म कर दो। अब मुफासा और टाका जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। रात के अंधेरे में उन्हें महसूस होता है कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है। जब मुफासा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक शेरनी दिखाई देती है जो उनके साथ की उम्र की होती है। वह शेरनी अपना नाम सराबी बताती है और बताती है कि वह भी एक राजा शेर की बेटी थी, लेकिन कुछ समय पहले वह अपने जंगल में खो गई थी। सराबी के साथ उसका एक अंगरक्षक पक्षी जाजू भी होता है। जब चारों आपस में अपनी कहानियां साझा करते हैं तो वे सभी एक टीम बना लेते हैं और साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। अब कहानी में एक बड़ा पेड़ आता है जिस पर कई बंदर होते हैं, लेकिन इन बंदरों में एक अलग बंदर होता है जो बाकी बंदरों से भिन्न दिखता है और उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। बाकी सारे बंदर उसे खुद से दूर जाने के लिए कहते हैं। यह बंदर काफी अद्वितीय और रहस्यमय लगता है और उसके पास जो शक्तियाँ हैं वह आगे कहानी में महत्वपूर्ण साबित होती हैं। जहाँ खतरनाक जानवर अक्सर उस पेड़ पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करते थे और सारे बंदरों को लगातार हमलों का सामना करना पड़ता था। इस परेशानी से निपटने के लिए सारे बंदर एकजुट होकर ये फैसला करते हैं कि वे उस बंदर को अपनी गैंग से बाहर कर देंगे जो इन खतरों का सामना नहीं कर पा रहा था। इस घटना के बाद वो बंदर अपनी गैंग से अलग होकर जंगल में अकेला निकल पड़ता है। उसका नाम था रफीकी, वही रफीकी जो आज सिम्बा की बेटी कियारा को यह कहानी सुना रहा है। रफीकी जंगल में चलते हुए मुफासा और उसकी टीम से मिलता है। मुफासा और उसकी टीम उसे अपनाते हैं और अपनी टोली में शामिल कर लेते हैं। रफीकी ये जान जाता है कि मुफासा और उसकी टीम सही रास्ते पर जा रही हैं और अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह उन्हें बताता है कि उनका मार्ग बिल्कुल सही है। इसके बाद मुफासा और उसकी टीम आगे बढ़ने लगती है और रफीकी भी उनके साथ जुड़ जाता है। सफर के दौरान सुबह का समय आता है और इस बीच टाका मुफासा के पास आता है। वह उसे बताता है कि उसे सराबी से प्यार हो गया है और अब वह चाहता है कि मुफासा उसे कोई तरीका बताए जिससे वह अपनी भावनाएं सराबी के सामने व्यक्त कर सके। मुफासा मुस्कुराते हुए उसे सलाह देता है कि वह सराबी से कहे कि उसकी बॉडी से फूलों की खुशबू आती है। टाका थोड़ी हैरानी से पूछता है, मुफासा तुम्हें कैसे पता चला? मुफासा हंसते हुए कहता है, तुम जानते ही हो कि मेरी सूंघने की शक्ति बाकी सभी शेरों से कहीं ज्यादा है। इसके बाद टाका सराबी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी बॉडी से मुझे फूलों की खुशबू आ रही है। सराबी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए वे अचानक महसूस करते हैं कि किरोस और उसकी पूरी सेना ने उन्हें घेर लिया है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। इस घबराहट के बीच रफीकी ध्यान से देखता है कि पास में बहुत सारे हाथियों का झुंड गुजर रहा है। वह मुफासा से कहता है, अगर हम किसी तरह से इन हाथियों का ध्यान भटका सकें तो शायद हम बच सकते हैं। रफीकी ने देखा कि अगर वो सारे हाथियों को तितर बितर कर सकें तो शायद वे किरोस और उसकी सेना से बच सकते हैं। तभी उसकी नजर पास में एक मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ती है। बिना समय गवाए रफीकी उस छत्ते पर हमला करता है, जिससे ढेर सारी मधुमक्खियां बाहर निकलकर पास के हाथियों को काटने लगती हैं। हाथियों का झुंड बिखर जाता है और किरोस और उसके साथी मुफासा और टीम के पास नहीं पहुंच पाते। हाथियों की भगदड़ के कारण मुफासा और उसकी टीम को भी छिपना पड़ता है, क्योंकि अगर हाथियों के नीचे दब जाते तो उनकी जान जा सकती थी। हालांकि सराबी एक हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। मुफासा तुरंत सराबी को उठाकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। जब सराबी की आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि वह अब पूरी टीम के साथ एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी है। वह मुफासा से पूछती है, मुझे किसने बचाया? मुफासा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह टाका ने किया। मुफासा का यह जवाब इसलिए था ताकि सराबी और टाका के बीच रिश्ते और मजबूत हो सकें। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं और बड़े पहाड़ों के पास पहुंचते हैं। यहाँ रफीकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बताता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं और यह कि पहाड़ों के पीछे उनका मंजिल यानी जानवरों का स्वर्ग मिलेले है। जैसे ही वे पहाड़ों की चढ़ाई शुरू करते हैं, किरोस और उसकी सेना भी वहाँ तक पहुँच जाती है। मुफासा समझ जाता है कि किरोस उन सभी का पीछा कर रहा है और अगर वे उनके पंजों के निशानों का पता नहीं मिटाते तो वह जल्द ही उन्हें पकड़ लेगा। इसीलिए मुफासा जाजू से कहता है कि वह उड़कर ऊपर जाए और बर्फ को गिराकर उनके निशानों को ढक दे।
मुफासा का यह प्लान काम कर जाता है और किरोस और उसकी सेना उन्हें ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सराबी और मुफासा अकेले होते हैं और इस समय सराबी मुफासा से कहती है, जब मैं बेहोश हुई थी यह एहसास होने लगता है कि मुफासा उसे बचा रहा है और वह समझ जाती है कि उसे बचाने वाला टाका नहीं बल्कि मुफासा है। यह सुनकर मुफासा भी सराबी के सामने यह स्वीकार करता है कि वही था जिसने सराबी को बचाया। इसके बाद सराबी और मुफासा एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसी दौरान टाका इन दोनों को दूर से देखता है और समझ जाता है कि अब सराबी मुफासा की हो चुकी है। टाका का दिल टूट जाता है और वह मुफासा से नफरत करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मुफासा ने उससे उसका प्यार छीन लिया। इस कारण टाका यह फैसला करता है कि वह मुफासा से बदला लेगा। रात को टाका पहाड़ों में नीचे की ओर जाने लगता है। वह किरोस और उसकी सेना को ढूंढने लगता है। जब वह किरोस से मिलता है तो टाका उसे बताता है कि वह भी किरोस के साथ जुड़ना चाहता है क्योंकि मुफासा उसका दुश्मन है और वह भी मुफासा को मारना चाहता है। टाका की बात सुनकर किरोस उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब वे यह योजना बनाते हैं कि टाका मुफासा के पीछे पीछे पंजों के निशान छोड़ेगा ताकि किरोस और उसकी सेना उन निशानों का पीछा करते हुए मुफासा तक पहुंच सके और उसे मार सके। इसके बाद टाका वहां से निकलकर मुफासा के पास जाता है। सुबह होते ही मुफासा टाका को अपने पास देखता है और उससे पूछता है, तुम रात भर कहाँ थे? इस पर टाका जवाब देता है, मैं शिकार ढूंढने गया था लेकिन मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिला। अब वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मिलेले की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद वे मिलेले पहुंच जाते हैं। मिलेले एक बहुत ही हरा भरा और सुंदर जंगल है जो जानवरों के लिए सचमुच स्वर्ग जैसा है। जब मुफासा और उसकी टीम मिलेले में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जानवर उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, मानो उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो। और वहाँ के जानवर घबराकर मुफासा से कहते हैं कि उसे तुरंत यह जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि किरोस उसका पीछा कर रहा है। अगर किरोस यहाँ आ पहुँचा तो वह सिर्फ मुफासा ही नहीं बल्कि सभी को मौत के घाट उतार देगा। मगर यह सुनकर मुफासा उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि किरोस यहाँ तक नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने रास्ते में कहीं भी पंजों के निशान नहीं छोड़े हैं। लेकिन तभी एक अनजानी आहट उसके कानों में पड़ती है। मुफासा तुरंत पीछे मुड़ता है और जो दृश्य उसके सामने होता है वह उसे स्तब्ध कर देता है। किरोस और उसके आदमी वहाँ खड़े हैं। मुफासा आश्चर्यचकित रह जाता है। उसका मन सवालों से भर उठता है, आखिरकार किरोस यहाँ तक पहुँचा कैसे? तभी किरोस एक ठंडी हंसी के साथ कहता है, इसका श्रेय टाका को जाता है, उसी ने मेरा मार्गदर्शन किया है। यह सुनकर मुफासा को यकीन नहीं होता, लेकिन अगले ही पल किरोस आगे बढ़ता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। देखते ही देखते मुफासा और किरोस के बीच घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। दूसरी ओर मुफासा की टीम के सदस्य किरोस के आदमियों से भिड़ जाते हैं। चारों तरफ उथल पुथल मच जाती है। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगती हैं, जमीन पर धूल का गुबार छा जाता है और हवा में गुर्राने की गूंज फैल जाती है। लड़ाई के दौरान मुफासा, टाका और किरोस तीनों खाई के किनारे आ पहुँचते हैं। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक जाती है और तीनों खाई में गिर जाते हैं। गिरने के बावजूद किरोस हार मानने को तैयार नहीं था। वह अब भी मुफासा से पूरी ताकत से लड़ रहा था। किरोस कद में मुफासा से बड़ा था, बलशाली था। उसकी क्रूरता मुफासा पर भारी पड़ रही थी। थोड़ी दूरी पर टाका यह सब देख रहा था। उसके मन में हलचल मच रही थी। तभी उसे अपनी माँ ऐशा की कही बात याद आती है, तुझे अपनी बहादुरी दिखाने का अवसर जरूर मिलेगा और जब वह क्षण आए तो उसे गवाना मत। टाका की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह ठान लेता है कि अब वह सही रास्ते पर चलेगा। अब वह मुफासा को अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर लड़ाई और भी विशाल हो चुकी थी। किरोस ने मुफासा के चेहरे पर जोरदार पंजा मारा, जिससे वह लड़खड़ा गया। जैसे ही किरोस का पंजा मुफासा की ओर बढ़ता है, उससे पहले ही टाका बीच में आ जाता है। किरोस का घातक वार टाका के चेहरे पर लगता है, जिससे उसके चेहरे पर एक गहरा घाव पड़ जाता है, एक ऐसा निशान जो हमेशा के लिए उसकी पहचान बन जाएगा। लेकिन दर्द सहने के बावजूद टाका पीछे नहीं हटता। अब मुफासा और टाका दोनों एकजुट होकर किरोस से भिड़ जाते हैं। जंगल की गूंजती गर्जना के बीच वे मिलकर किरोस को मात देने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। आखिरकार उनकी मिलीजुली ताकत असर दिखाती है। वे किरोस को धकेलकर नदी में गिरा देते हैं। जैसे ही किरोस पानी में गिरता है, ऊपर से एक विशाल चट्टान भी उसके ऊपर आ गिरती है, जिससे उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पलों बाद जंगल के सभी जीव एकत्र होकर मुफासा को घेर लेते हैं। उनकी आंखों में आभार और सम्मान झलक रहा था। मुफासा ने न केवल अपने लोगों को किरोस के आतंक से बचाया, बल्कि अपनी वीरता और न्यायप्रियता से यह साबित कर दिया कि वह सच्चा नेता है। इस जीत के बाद मुफासा को एक और खुशी की बात मिलती है। वह अपनी माँ से मिल पाता है। वर्षों पहले खोया बेटा अब अपनी माँ के सामने खड़ा था। उसकी माँ उसे देखकर खुशी से रो पड़ती है और उसे गले से लगा लेती है। यह मिलन भावनाओं से भरा हुआ था और पूरे जंगल के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन तभी जंगल के कुछ जानवरों की आवाज गूंजती है, मुफासा, टाका ने तुम्हें धोखा दिया, उसे इस जंगल से निकाल दो। मुफासा यह सुनकर गंभीर हो जाता है। वह जानता था कि टाका ने गलती की थी, लेकिन उसने अंत में अपनी गलती सुधारी भी थी। मुफासा ने सभी की ओर देखा और एक ठहरी हुई आवाज में कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ और जब तक मैं राजा हूँ तब तक मेरा भाई जैसा मेरा दोस्त टाका यहीं रहेगा। लेकिन एक बात साफ है, आज के बाद मैं उसका नाम कभी नहीं लूंगा। मुफासा की बात सुनकर टाका एक गहरी सांस लेता है।
वह अपने आसपास खड़े जानवरों की निगाहों में अब भी अविश्वास देख सकता था। तभी उसने खुद आगे बढ़कर कहा, आज से मैं टाका नहीं स्कार कहलाऊंगा, ताकि जब भी कोई मेरा नाम ले तो मुझे मेरी गलती का एहसास होता रहे। यह कहकर स्कार सिर झुकाकर वहाँ से चला जाता और उसके साथ ही एक नया अध्याय शुरू होता है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है, जहाँ सिम्बा की बेटी कियारा यह पूरी कथा सुनकर रोमांचित हो उठती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह इस कहानी के हर मोड़ को अपने भीतर महसूस कर रही हो। तभी उसके पास उसके माता पिता सिम्बा और नाला आ जाते हैं। उनके साथ एक नन्हा सा बच्चा भी था, उनका नवजात बच्चा। कियारा अपने छोटे भाई को देखती है और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उसे एहसास होता है कि यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह उनके इतिहास का हिस्सा थी, जो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। और इसी के साथ यह स्टोरी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी मुफासा दी लायन किंग फिल्म की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया या चौंकाने वाला लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेज दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म का देखना चाहेंगे, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा हमने पुष्पा 2 फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बेहद दिलचस्प है। उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे देखना न भूलें।